नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग करंट अफेयर्स वीकली के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बात करेंगे। ये मार्च के सेकंड वीक की करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके अपकमिंग एग्जाम, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे या पुलिस के एग्जाम हो या कोई भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। जो बच्चे फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और साथ में बेल आइकन भी ओके कर लीजिएगा, ताकि जो भी क्लासेस ली जाए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाए। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये टेलीग्राम का लिंक है बच्चों, आप देख पा रहे होंगे। टेलीग्राम के लिंक पे आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। काफ़ी बच्चों की शिकायत रहती है कि वो टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। और टेलीग्राम एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद इस लिंक को आप लोग सर्च करेंगे और वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे। टेलीग्राम ऐप है ना। उसके बाद आपको बेनिफिट यही मिलेगा कि जितने भी लेटेस्ट अपडेट हैं, अपकमिंग वीडियोस हैं, सबके बारे में आपको जानकारी यहाँ पे मिलती रहेगी। चाहे कोई पीडीएफ फाइल्स हो, आपको इस क्लास का भी पीडीएफ फाइल कहीं ना कहीं टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। उसके साथ में आपको बता दें बच्चों की लक्ष्य वन के जो सीरीज़ है, जो लक्ष्य वन जो मैगजीन है, वो आपके नज़दीकी बुक स्टॉल पे मिल जाएगी। 2021 की भी मार्केट में अवेलेबल है। आप चाहे तो ऑनलाइन विजिट करके भी, परीक्षा मंथन की वेबसाइट पे भी विजिट करके आप उनको परचेज कर सकते हैं। उसके साथ में प्रश्न निधि और प्रश्न निधि सेकंड वाला जो पार्ट है, ये सब मंथली लेवल पे है, तो कहीं ना कहीं आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप वो बुक भी परचेस कर सकते हैं और बाकी इस प्लेटफॉर्म से आप लोग सभी कक्षाओं को प्राप्त भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है मैत्री सेतु। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर हम लोग बात करेंगे। आप जानते हैं बच्चों के डेली बेसिस पे करंट अफेयर के बहुत सारे पॉइंट जनरेट होते हैं, तो क्या हमें सारे जानने होते हैं? नहीं, है ना। आपको प्रयास यही करना है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट, यानी हमारी तरफ से प्रयास यही रहेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके एग्जाम के लिए रहे, उसी के ऊपर हम लोग बात कर पाएँ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है, 9 मार्च 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है। किसके बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु, भारत और बांग्लादेश के बीच। ठीक है जी। उसके बाद मैत्री सेतु पुल जो है, ये फैनी नदी पर बनाया गया है। दूसरा पॉइंट, कौन सी नदी पे बनाया बच्चों? फैनी नदी पे। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि किनके बीच, कौन से देशों के मध्य है ये, भारत और बांग्लादेश। कौन सी नदी पे? तो फैनी नदी पे ये बना है। ये त्रिपुरा और बांग्लादेश में, कहाँ? ये त्रिपुरा और बांग्लादेश में भारतीय सीमा के बीच बहती है फैनी नदी, है ना। मैत्री सेतु भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते द्विपक्षीय और मैत्रीपूर्ण संबंधों का प्रतीक है। इस पुल का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड यानी NHIDCL ने 133 करोड़ रुपए की लागत में तैयार किया है। 1.9 किलोमीटर लंबा पुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आप लोगों के लिए। तीसरा पॉइंट आप यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि इस पुल की लंबाई कितनी है। 1.9 किलोमीटर लंबा पुल है और भारत के सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। भारत के सबरूम और बांग्लादेश के रामगढ़ से जुड़ता है। चौथा पॉइंट आप लोग यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये भारत और बांग्लादेश के बीच आम लोगों की आवाजाही, द्विपक्षीय व्यापार में एक नया अध्याय जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही त्रिपुरा गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा। यानी अब गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट के नाम से किसको जाना जाएगा? किसको जाना जाएगा? त्रिपुरा को। पांचवा पॉइंट यहाँ से ये ध्यान रखिएगा। देखिए, ऐसे ही प्रश्न कहीं ना कहीं परीक्षा में जनरेट होते हैं, है ना, कि भाई हाल ही में मैत्री सेतु पुल बनाया गया है किन दो देशों के मध्य? भारत और बांग्लादेश। क्लियर? किस नदी पे बना है मैत्री सेतु पुल? फैनी नदी। कितना डिस्टेंस है इसका? 1.9 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक जोड़ेगा? तो भारत के सबरूम और बांग्लादेश के रामगढ़। क्लियर? इसी प्रकार एक प्रश्न और जनरेट होगा कि गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट के नाम से किसको जाना जा रहा है? तो त्रिपुरा। अब सबरूम से चटगांव की दूरी मात्र 80 किलोमीटर की हो जाएगी यहाँ पे। और इसके अलावा प्रधानमंत्री कई अन्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास यहाँ पे करेंगे, जिसमें सबरूम में एकीकृत चेक पोस्ट की स्थापना, राज्य सरकार द्वारा विकसित राज्य राजमार्गों और अन्य जिला सड़कों का भी उद्घाटन यहाँ पे कहीं ना कहीं किया जाएगा। और प्रधानमंत्री आवास योजना यानी शहरी के तहत 40,978 घरों का उद्घाटन यहाँ पे कहीं ना कहीं शामिल है इसके अंतर्गत। तो मैत्री सेतु, इस पॉइंट के अंतर्गत आपको 5 पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखने हैं जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चल रहे हैं। आप ये पुल देख पा रहे होंगे, ये पुल आप देख पा रहे होंगे, यही है फैनी नदी, ठीक है। ये आप डायमेंशन देख पा रहे होंगे, आपके सामने इमेज यहाँ पे लगाई गई है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करें, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस,
है ना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, देखिए संपूर्ण मानव जाति के विकास में महिलाओं की भूमिका को रेखांकित करने हेतु प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। क्लियर। और यह दिवस लोगों को यह जानने का अवसर प्रदान करता है कि मानव जाति के विकास में अभी भी बहुत कुछ किया जाना शेष है और महिलाओं की समान भागीदारी के बिना यह प्राप्त नहीं किया जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 की थीम, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, अभी तक परीक्षाओं में अधिकांश केवल दिवस पूछे जाते थे कि ये दिवस किस तारीख को मनाया जाता है या इस तारीख को कौन सा दिवस मनाया जाता है, लेकिन अब कुछ विगत वर्षों के प्रश्नों में ये भी देखने को आ रहा है कि कहीं ना कहीं एग्जामिनर थीम को भी पूछ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या थी? विमेन इन लीडरशिप। क्या है? विमेन इन लीडरशिप अचीविंग इन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम रहेगी कि वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग इन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19। विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के उद्देश्य से दिवस को महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों के उत्सव के तौर पर ही मनाया जाता है। और आप यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि वर्ष 1908 के आसपास महिलाओं के बीच उनके उत्पीड़न और असमानता के विषय को लेकर काफ़ी गंभीर बहस भी शुरू हुई। आप लोग इतिहास में पढ़ेंगे महिलाओं की स्थिति के बारे में। बदलाव की मुहिम तब और मुखर होने लगी जब 15,000 से अधिक महिलाओं के काम की कम अवधि, बेहतर भुगतान और मतदान के अधिकार को लेकर न्यूयॉर्क शहर से मार्च निकाला गया। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 28 फरवरी 1909 को संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। तो आपके सामने तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि विश्व में पहला राष्ट्रीय महिला दिवस कहाँ मनाया गया? तो अमेरिका में। क्लियर है। उसके बाद वर्ष 1910 में कोपेनहेगन में कामकाजी महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आयोजित किया गया। 1910 में कोपेनहेगन में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यहाँ पे आयोजित किया गया और इसी सम्मेलन के दौरान जर्मनी की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की महिला नेत्री क्लारा जेटकिन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के आयोजन का सुझाव प्रस्तुत किया गया। क्या नाम है? महिला नेत्री हैं, महिला नेता हैं और क्लारा जेटकिन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के आयोजन के लिए सुझाव दिया गया। ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब आयोजित किया गया? 1975 में। देखिए कितना पुराना इतिहास है। तो यहाँ से आपको 4th पॉइंट ये ध्यान रखना है और 5th पॉइंट ये ध्यान रखना है, यानी एक सेगमेंट में कितने प्रश्न बन सकते हैं आप लोगों के लिए, उन सभी को हमको देखते हुए चलना है। क्लियर है। तो 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जा रहा है और इसका थीम ध्यान रखिएगा, वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग इन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19। 3rd पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि पहला विश्व का राष्ट्रीय महिला दिवस अमेरिका में मनाया गया और उसके बाद किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के आयोजन का सुझाव दिया गया? तो क्लारा जेटकिन इनके द्वारा दिया गया। ठीक है। और पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब आयोजित किया गया? 1975। उम्मीद करता हूँ इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा इसमें जानने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, स्पेस हरिकेन, है ना। हाल ही में शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष में पहली बार स्पेस हरिकेन की खोज की और स्पेस हरिकेन से संबंधित सभी सूचना वर्ष 2014 में एकत्र किए गए डेटा पूर्वव्यापी विश्लेषण से प्राप्त हुई और इलेक्ट्रॉन की वर्षा वाले इस हरिकेन को पहली बार उत्तरी ध्रुव के ऊपरी वातावरण में रिकॉर्ड किया गया था। वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया यह स्पेस हरिकेन तकरीबन 8 घंटे तक वामाव्रत दिशा में घूमता रहा और इस स्पेस हरिकेन का व्यास तकरीबन 1000 किलोमीटर यानी 621 मील यहाँ पे कहीं ना कहीं था। और इस खोज से ये ज्ञात होता है कि स्पेस हरिकेन जो है एक सामान्य ग्रही घटना हो सकती है और अन्य हरिकेन के विपरीत स्पेस हरिकेन में इलेक्ट्रॉनों की वर्षा होती है, जिससे हरिकेन के निचले हिस्से में एक विशाल और चमकदार हरे रंग का ऑरोरा का निर्माण हो जाता है। ऑरोरा ये किससे संबंधित है? तो कहीं ना कहीं स्पेस से संबंधित है। ये पॉइंट आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद स्पेस हरिकेन का अध्ययन वैज्ञानिकों को महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मौसम प्रभावों को समझने में भी मदद करेगा और अंतरिक्ष में खगोलविदों ने मंगल, शनि और बृहस्पति ग्रह पर भी हरिकेन दर्ज किए हैं। आप लोगों का ज्योग्राफी विषय में जो सौर मंडल वाला टॉपिक है वो हो चुका है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जहाँ पे हम लोगों ने सभी ग्रहों के बारे में बात करी है। तो यहाँ पे मंगल, शनि और बृहस्पति यानी 3 ग्रह की बात यहाँ पे आ रही है, जहाँ पे हरिकेन को कहीं ना कहीं दर्ज किया गया है। क्लियर है। यहाँ पे ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन बहुत चर्चा में चल रहा है बच्चों। यहाँ पे हाल ही में दिल्ली मंत्रिमंडल ने दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन यानी DBSE के गठन को मंजूरी दी है और नए बोर्ड की घोषणा करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह नई व्यवस्था दिल्ली की वर्तमान शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी और प्रारंभिक चरण में राष्ट्र की लगभग 20 विद्यालयों को आगामी शैक्षणिक सत्र यानी 2021-22 में नए बोर्ड से संबंधित यहाँ पे संबद्ध कर दिया जाएगा और नए बोर्ड के संचालक मंडल का नेतृत्व दिल्ली के शिक्षा मंत्री द्वारा यहाँ पे किया जाना है। ठीक है, दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य जो है वो दिल्ली के विद्यालयों में कुछ सर्वोत्तम शिक्षा पद्धतियों को लागू करना है। वर्तमान में दिल्ली में लगभग 1700 निजी स्कूल, लगभग 1000 सरकारी स्कूल, जिनमें से अधिकांश केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE से संबद्ध है। ठीक है, और नए बोर्ड में शिक्षा के प्रति अधिक व्यवहारिक दृष्टिकोण भी अपनाया जाएगा और इसमें सीखने पर अधिक जोर दिया जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं शिक्षा प्रणाली के लिए बहुत ही उपयुक्त रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, स्टार्टअप उन्नति। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इमेज लगाई गई है आप लोगों के लिए, ताकि स्टार्टअप उन्नति वाला संबंध आपके सामने आए तो HDFC बैंक आपके दिमाग में हिट करना चाहिए। ठीक है, महिला उद्यमियों को समर्थन एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से HDFC बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप उन्नति नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा की है। इसके तहत HDFC बैंक की डोमेन विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ महिला कर्मी आगामी 1 वर्ष में महिला उद्यमियों को परामर्श संबंधी सेवाएं प्रदान करेंगी ताकि उन्हें अपने लक्ष्य को पूरा करने में सहायता प्रदान की जा सके। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो कार्यक्रम है ये बैंक के केवल मौजूदा ग्राहकों के लिए ही उपलब्ध है। स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम के तहत प्रारंभ में 3000 महिला उद्यमियों को लक्षित यहाँ पे किया जाएगा, ये इनका टारगेट है। और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में महिला उद्यमियों को प्राय विशिष्ट चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम जो है ये बैंक की विशिष्ट महिला कर्मियों के अनुभव का लाभ प्राप्त करने के लिए भी एक आदर्श मंच रहेगा। और यह कार्यक्रम महिलाओं को बेहतर परामर्श प्राप्त कर अपने दृष्टिकोण के विस्तार और कारोबार को बढ़ोतरी करने में सक्षम भी बनाएगा। और इससे पूर्व HDFC बैंक ने स्टार्टअप कार्यक्रम के तहत वर्ष 2018 में बैंकिंग स्टार्टअप हेतु एक ऑनलाइन मेंटरिंग प्लेटफॉर्म भी यहाँ पे लॉन्च किया। और इस कार्यक्रम के तहत उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए बैंक विभिन्न राज्य सरकारों, इनक्यूबेटरों और एक्सेलरेटरों के साथ भागीदार भी रहा है। यहाँ पे इस पूरे फॉर्मेट में एक पॉइंट आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, वो ये है कि स्टार्टअप उन्नति किस बैंक के द्वारा हाल ही में शुरू किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि स्टार्टअप उन्नति HDFC बैंक के द्वारा ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चर्चा करें तो टेक भारत 2021, ये समसामयिकी शॉर्ट नोट के ऊपर आप देख सकते हैं टेक भारत 2021। इसमें हाल ही में केंद्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने टेक भारत 2021 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया है। टेक भारत किसने किया है? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। ठीक है, लघु उद्योग भारती और IMS फाउंडेशन ने हेल्थ, टेक और एजुकेट क्षेत्रों के विभिन्न हितधारकों को आभासी मंच पर एक साथ लाने के लिए इस कॉन्क्लेव के दूसरे संस्करण का आयोजन किया है। टेक भारत इन क्षेत्रों में साधन संपन्न भागीदारी सुनिश्चित करने और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीति निर्माताओं, सरकार के प्रतिनिधियों, उद्योग जगत के सदस्यों, निवेशकों और स्टार्टअप समेत हजारों घरेलू तथा वैश्विक प्रतिभागियों के बीच बातचीत करना और विचार विमर्श करने की सुविधा प्रदान यहाँ पे कराएगा। और नागरिक स्वास्थ्य व देखभाल के लिए वर्ष 2021-22 के बजटीय आवंटन में 137% 137% की वृद्धि यहाँ पे कहीं ना कहीं की गई है ना। टेक भारत 21 कहीं ना कहीं ये आप बजट से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। बजट में यहाँ पे स्वास्थ्य के लिए पहली बार ऐसा हुआ है कि 137% की यहाँ पे वृद्धि की गई, जो न केवल देश की स्वास्थ्य संबंधी अवसंरचना को मजबूत करेगा बल्कि यह निवारक स्वास्थ्य और समग्र कल्याण के क्षेत्रों पर भी ध्यान केंद्रित करने में सहायक होगा। इसके अलावा कोरोना वायरस जो है महामारी की शुरुआत के बाद से देश भर में एडुकेट क्षेत्र में काफ़ी बढ़ोतरी भी देखने को मिली है और टेक भारत 2021 के माध्यम से एडुकेट क्षेत्र के विभिन्न हितधारकों को एक मंच पर लाकर इसके विकास पर ध्यान केंद्रित भी यहाँ पे कहीं ना कहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, स्वाधीनता पुरस्कार। बांग्लादेश सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 9 प्रसिद्ध हस्तियों
सॉरी, और एक संगठन को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसको स्वाधीनता पुरस्कार 2021 प्रदान करने की घोषणा की है। तो स्वाधीनता पुरस्कार किस देश से संबंधित है? पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखिएगा कि बांग्लादेश से ये संबंधित है। ठीक है, उसके बाद 4 नागरिकों के नाम का चयन जो है बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में उनके योगदान के लिए स्वतंत्र सेनानियों की श्रेणी में भी ये पुरस्कार हेतु मरणोपरांत कहीं ना कहीं दिया जाएगा। वहीं 5 नागरिकों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साहित्य, संस्कृति और सामाजिक सेवा आदि श्रेणियों में पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। संगठनों की श्रेणी में बांग्लादेश कृषि अनुसंधान परिषद को अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया और यह पुरस्कार बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद 1977 से ये दिया जा रहा है, 1977 से ये दिया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। और यह इस पुरस्कार के तहत एक स्वर्ण पदक और 5 लाख टका नगद यहाँ पे दिया जाता है। ये वहाँ की मुद्रा है ना। बांग्लादेश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, स्वाधीनता नागरिक सम्मान, ये स्वाधीनता पुरस्कार ये किस देश के द्वारा? बांग्लादेश के द्वारा ये दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले। 2030 यानी 2030 डिजिटल कंपास, हाल ही में यूरोपीय संघ ने 2030 डिजिटल कंपास के नाम से एक योजना अनावरण यहाँ पे किया है। किसने किया? यूरोपियन संघ ने डिजिटल कंपास, पहला पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और इस योजना के तहत यूरोपीय संघ ने इस दशक के अंत तक अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर के वैश्विक उत्पादन के तकरीबन 20% अथवा 5वें हिस्से का उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित यहाँ पे किया है। इसके अलावा योजना के तहत यूरोपीय संघ गैर यूरोपीय प्रौद्योगिकियों पर अपनी निर्भरता में कटौती के प्रयासों द्वारा आगामी 5 वर्षों में अपना पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाएगा यहाँ पे। और इस योजना के माध्यम से सेमीकंडक्टर के महत्व को भी रेखांकित किया गया है, जिन्हें कनेक्टेड कारों, स्मार्टफोन, इंटरनेट से जुड़े उपकरणों, उच्च प्रदर्शन कंप्यूटरों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI में भी उपयोग यहाँ पे किया जाएगा। और इनकी वैश्विक आपूर्ति में कमी के कारण विश्व भर में कारखाने बंद हो रहे हैं। और इस योजना के तहत क्वांटम प्रौद्योगिकी में निवेश की सिफारिश करते हुए यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रौद्योगिकी नई दवाओं को विकसित करने और जीनोम अनुक्रमण को गति देने में भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। डिजिटल कंपास क्लियर है। और यूरोपीय संघ इस योजना को वर्ष 2030 तक 10,000 जलवायु तटस्थ केंद्रों की स्थापना भी यहाँ पे करने की बात कह रहा है। और यूरोप में अपने स्वयं क्लाउड अवसंरचना विकसित करने की भी यहाँ पे बात कही गई है। और इसी अवधि में यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या को भी दोगुना किया जाएगा। यूनिकॉर्न कंपनियां मतलब जो $1 बिलियन से अधिक मूल्य वाली कंपनियां होती हैं, यूनिकॉर्न कंपनियां। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 मार्च 2021 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के स्थापना दिवस पर सुरक्षा बल की प्रशंसा करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रगति में उनके महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित किया। 10 मार्च को इनका स्थापना दिवस मनाया जा रहा है CISF का, ये पॉइंट आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। केंद्रीय सुरक्षा बल 10 मार्च 1969 को मात्र 3 बटालियनों के साथ अस्तित्व में आया था। कब आया था? 1969 में। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आप ये ध्यान रखेंगे। और इसका प्राथमिक उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र में के उपक्रमों को संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करना था, जो कि उस समय देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता था। वर्तमान में CISF के तहत 12 रिजर्व बटालियन शामिल हैं। जब ये शुरू हुआ तब कितनी बटालियन थी बच्चों? 3। अब वर्तमान में कितनी है? 12। ये तीसरा पॉइंट आप यहाँ ध्यान रखेंगे। उसके बाद CISF के तहत कुल कर्मियों की संख्या जो है 1,40,000 से भी ज़्यादा है। और CISF देश भर में स्थित औद्योगिक इकाइयों, सरकारी अवसंरचना, परियोजनाओं तथा अन्य प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य यहाँ पे करता है। इनमें परमाणु ऊर्जा संयंत्र, खदान, ऑयल फील्ड और रिफाइनरी, हवाई अड्डे, समुद्री बंदरगाह, बिजली संयंत्र, दिल्ली मेट्रो, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम, ये सब यहाँ पे शामिल है। आप देखते होंगे कभी आप मेट्रो में ट्रैवल किए हों तो आप लोगों को जो वहाँ जवान दिखते हैं, नौजवान, वो सारे CISF के ही कहीं ना कहीं जवान हैं। नवंबर 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले के बाद CISF के कार्यों को और अधिक बढ़ा दिया गया, जिससे अब निजी क्षेत्र को भी प्रत्यक्ष तौर पर सुरक्षा प्रदान ताकि की जा सके। ठीक है जी। तो यहाँ से आप लोग 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे कि CISF की स्थापना कब हो रही है, उसके बाद CISF दिवस कब मनाया जा रहा है, तीसरा पॉइंट कि पहले इनकी संख्या 3 बटालियन के साथ शुरू हुई थी लेकिन वर्तमान में कितनी है, तो 12। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। उडुपी रामचंद्र राव 10 मार्च 2000
21 को गूगल ने प्रसिद्ध भारतीय प्रोफेसर और वैज्ञानिक उडुपी रामचंद्र राव के 89वें जन्मदिन के अवसर पर उन्हें डूडल के माध्यम से यहाँ पे श्रद्धांजलि दी है। और उडुपी रामचंद्र राव जो कि भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष भी थे। और 1975 में भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट प्रक्षेपणों का पर्यवेक्षण भी इन्होंने किया था। यही कारण है कि प्राय उडुपी राव को भारत का सैटेलाइट मैन भी कहा जाता है। ये आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है कि भारत का सैटेलाइट मैन, भारत का सैटेलाइट मैन किसको कहा जाता है? तो उडुपी रामचंद्र राव। आपके लिए एक होमवर्क है और आपको ये बताना है कि भारत का यानी वाटर मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? वाटर मैन ऑफ इंडिया ये किनको कहा जाता है? ये आप कमेंट करके बताइएगा। जैसे अभी ये चर्चा में आ गए हैं भारत के सैटेलाइट मैन, ऐसे ही वाटर मैन ऑफ इंडिया भी कहीं ना कहीं चर्चा में है। वो कौन है आप लोग आराम से सर्च करके अपने नोट्स में भी नोट कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जरा समझिए थोड़ा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि 10 मार्च 1932 को कर्नाटक के एक सुदूर गांव में जन्मे प्रोफेसर राव ने अपने करियर कॉस्मिक रे भौतिकी शास्त्र के रूप में यहाँ पे शुरू किया। और डायरेक्टर की उपाधि प्राप्त करने के बाद प्रोफेसर राव अमेरिका चले गए, जहाँ उन्होंने प्रोफेसर के रूप में काम किया। इसके अलावा अमेरिका में उन्होंने नासा के कार्यक्रमों पर भी कार्य किया। वर्ष 1966 में भारत लौटने पर प्रोफेसर राव ने भौतिक अनुसंधान प्रयोगशालाओं यानी PRL में एक व्यापक खगोल विज्ञान कार्यक्रम भी यहाँ पे शुरू किया। और उन्हीं के पर्यवेक्षण में वर्ष 1972 में 1972 में भारत के पहले उपग्रह कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई, 1972। इसके अतिरिक्त वर्ष 1984 से 1994 के बीच प्रोफेसर राव ने इसरो के अध्यक्ष के रूप में काम किया। ये दूसरा पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि इन्होंने इसरो के अध्यक्ष के रूप में कब से कब तक काम किया? 1984 से लेकर यानी 10 साल ये यहाँ पे कार्यरत रहे, 1984 से 1994। क्लियर है जी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। वन चिकित्सा केंद्र, फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हाल ही में उत्तराखंड के रानीखेत में देश के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहाँ पे भी देश के पहले पॉइंट की बात आएगी तो आपको ध्यान रखना है, जो एग्जाम के लिए टारगेटेड पॉइंट बन सकता है। यह वन चिकित्सा केंद्र का विकास उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान विंग द्वारा वनों के उपचारात्मक गुणों और समग्र स्वास्थ्य कल्याण पर उनके प्रभाव को लेकर किए गए व्यापक शोध के बाद ये फाइनली किया गया है। और यह केंद्र लगभग 13 एकड़ क्षेत्र तक फैला हुआ है। उत्तराखंड का यह केंद्रीय प्राचीन भारतीय परंपरा और वन चिकित्सा के लिए जापान की फॉरेस्ट बाथिंग तकनीक पर आधारित है। इस केंद्र के कार्यों में वन वॉकिंग, ट्री हैंगिंग और फॉरेस्ट मेडिटेशन जैसी कई गतिविधियों को यहाँ पे शामिल किया गया है। और पेड़ों के विशिष्ट आणविक कंपन पैटर्न के प्रभाव स्वरूप ट्री हगिंग के कारण ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे हार्मोन के स्तर पर वृद्धि यहाँ पे होती है, जिससे सुखद प्रभाव उत्पन्न होता है। आइसलैंड जैसे देशों में वन विभाग द्वारा स्थानीय नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए इस प्रकार की गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने यही आया है कि भाई देश के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उत्तराखंड के रानीखेत में। क्लियर है जी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। ईश्वर सिंह देओल ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित और वरिष्ठ भारतीय एथलीट ईश्वर सिंह देओल का हाल ही में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ठीक है जी। ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल से ये सम्मानित है, वरिष्ठ भारतीय एथलीट हैं ईश्वर सिंह देओल, है ना। ईश्वर सिंह देओल 1951 के बाद अपने संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय करियर के दौरान कई पदक इन्होंने जीते। खेल में उनके आजीवन योगदान को देखते हुए उन्हें वर्ष 2009 में ध्यानचंद राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ठीक है। उसके बाद ईश्वर सिंह देओल बीते 30 वर्षों से पंजाब एथलीट एसोसिएशन के महासचिव, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष में भी कार्य कर रहे थे। ईश्वर सिंह देओल ने शुरुआती तीनों एशियाई खेलों में हिस्सा भी लिया और 1954 में फिलीपींस के मनीला में आयोजित दूसरे एशियाई खेलों में कांस्य पदक भी यहाँ पे जीता। 1954 की बात है ये। और 1957 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक मीट के दौरान ईश्वर सिंह देओल ने शॉर्ट पुट में 46 फीट 11.2 इंच की थ्रो की और जिसमें एशियाई रिकॉर्ड इन्होंने स्थापित किया। इसके अलावा उन्होंने वर्ष 1952-1957 तक लगातार 5 वर्ष
ऑल इंडिया पुलिस मीट में स्वर्ण पदक भी यहाँ पे जीता। आपके सामने प्रश्न आ सकता है कि ईश्वर सिंह देओल जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है, उनका संबंध किस खेल से है? तो भारतीय एथलीट हैं, ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, ध्यानचंद राष्ट्रीय पुरस्कार से इनको कब सम्मानित किया गया है? वर्ष 2009 में, वर्ष 2009, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग मूव करते हैं, जो कि है तीरथ सिंह यादव। देखिए ये चर्चा में चल रहे हैं, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में यहाँ से प्रश्न देखने को बन सकता है। तीरथ सिंह रावत जो है उत्तराखंड के पूर्व त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद हाल ही में गढ़वाल से सांसद तीरथ सिंह रावत ने राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पे शपथ ली है, ठीक है जी। तो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन है? तीरथ सिंह रावत, ये आपको ध्यान रखना है। उसके साथ में तीरथ सिंह रावत ने राज्य के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पे शपथ ली है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आप लोग ये ध्यान रखिएगा। और तीरथ सिंह रावत ने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथ की थी और बाद में वर्ष 2000 में उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश से अलग करके एक अलग राज्य बना देने के बाद भी ये वहाँ पे कहीं ना कहीं कार्यरत रहे। वर्ष 1997 में उन्होंने उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए उनको चुना गया और इसके पश्चात वर्ष 2000 में जब उत्तराखंड एक अलग राज्य बना तो तीरथ सिंह रावत को नई सरकार में मंत्री भी बनाया गया। तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड की पहली सरकार में शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया और वर्ष 2012 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में तीरथ सिंह रावत को गढ़वाल के चौबटा खाल सीट से विधायक भी चुना गया था। इसके बाद तीरथ सिंह रावत को वर्ष 2019 में लोकसभा के लिए भी चुना गया है। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि मुख्यमंत्री बने हैं उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। कौन से नंबर के बने हैं बच्चों? 9वें नंबर के। यहाँ पे ये पॉइंट आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। यही है तीरथ सिंह रावत, आप इनकी फोटो देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग मूव करते हैं। यह है जीपी सावंत, आप देख पा रहे होंगे इनकी फोटो, जीपी सावंत। हाल ही में केंद्र सरकार ने जीपी सावंत को भारत का मुख्य सांख्यिकीविद नियुक्त किया है ना। जैसा कि पीसीएस में पोस्ट से संबंधित भी प्रश्न देखने को मिलते हैं, पीसीएस में ही नहीं कई कंपटीशन एग्जाम में भी पोस्ट से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। वे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव का भी कार्यभार यहाँ पे संभालेंगे। जीपी सावंत को प्रारंभ में 2 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है और वे देश के मुख्य सांख्यिकीविद छत्रपति शिवाजी का यहाँ पे स्थान लेंगे, जो सितंबर 2020 से इस पद का अतिरिक्त भार संभाल रहे थे। जीपी सावंत वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के सांख्यिकी एवं सूचना प्रबंधन विभाग में सलाहकार के तौर पर भी कार्यरत रहे हैं और उससे पूर्व जीपी सावंत चेन्नई में रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज में एक निदेशक और संकाय सदस्य के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। मात्रात्मक अर्थशास्त्र में उनके उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए वर्ष 2006 में प्रतिष्ठित प्रोफेसर पीसी महालनोबिस पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया। ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, है ना। हमें लगेगा कि काफ़ी पुराना सवाल है, लेकिन है कहीं ना कहीं आपका करंट से ही रिलेटेड, क्योंकि जीपी सावंत जी को मुख्य सांख्यिकीविद यहाँ पे घोषित किया गया है और ये पूछा जा सकता है कि जीपी सावंत को प्रोफेसर पीसी महालनोबिस पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? तो वर्ष 2006 में, ठीक है। उसके बाद जीपी सावंत ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान से सांख्यिकी में मास्टर डिग्री और मुख्य, ये एग्जाम पॉइंट भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो फॉर रेफरेंस आप देख सकते हैं। सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव को भारत का मुख्य सांख्यिकीविद कहा जाता है। आप देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सांख्यिकीविद कहा किसको जाता है कि सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव को ही भारत का मुख्य सांख्यिकीविद कहा जाता है। भारत का मुख्य सांख्यिकीविद CSI राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के प्रमुख और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के सचिव के तौर पर भी कार्य करता है। ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। मुख्य सांख्यिकीविद का प्राथमिक कार्य देश के समक्ष प्रमुख आर्थिक संकेत और आंकड़े प्रस्तुत यहाँ पे करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आइकन्स, देखिए चर्चा में आया है, यहाँ पे आप फोटो देख पा रहे होंगे। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आइकॉन्स यानी भारत के सुप्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आइकॉन्स यानी FIAF पुरस्कार 2021 से यहाँ पे सम्मानित किया गया है। किनका नाम आया है? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आइकॉन्स पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो ये आपको यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है जी। देखिए बच्चों, डेली बेसिस पे बहुत सारे करंट अफेयर के प्रश्न बनते हैं, लेकिन हमें सभी नहीं पढ़ने होते हैं, आप ये भी ध्यान दीजिए, है ना। इसीलिए वीकली सेगमेंट अभी आप लोगों के लिए लाया जा रहा है।
जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और आप ये सब परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, और चैनल को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में चैनल के लिंक को, ठीक है, ताकि वो बच्चे भी ज्वाइन हो पाएँ। अब जरा इसके बारे में समझें कि अमिताभ बच्चन को यह पुरस्कार फिल्म विरासत के संरक्षण में उनके योगदान और समर्पण हेतु ये प्रदान किया जा रहा है। इस पुरस्कार के पूर्व विजेताओं में दिग्गज फिल्मी हस्तियां जैसे मार्टिन स्कॉर्सेज़े, इंगमार बर्गमान और क्रिस्टोफर नोलन, वॉल्टर सेलिस, ये सब यहाँ पे शामिल हैं। और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आइकन्स पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2001 में हुई थी, ध्यान दीजिएगा। और वर्ष 2001 में जीतने वाले हैं मार्टिन स्कॉर्सेज़े, ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और पहले भारतीय बन गए हैं इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आइकन्स के अमिताभ बच्चन। और इसका प्राथमिक उद्देश्य है फिल्म और फिल्म संस्कृति के संरक्षण में योगदान देने वाले लोगों को मान्यता प्रदान करना। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आइकन्स एक विश्वव्यापी संगठन भी है जिसमें दुनिया भर के फिल्म अभिलेखकार और संग्रहालय इसके अंतर्गत शामिल होते हैं, ठीक है। तो अमिताभ बच्चन जी का नाम ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपके सामने देखने को बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। देखिए 11 मार्च 2021 को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया है, ठीक है जी, 36वां स्थापना दिवस। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की स्थापना 1986 में गृह मंत्रालय के तहत अपराध और अपराधियों से संबंधित सूचनाओं के एक भंडारण के रूप में की गई थी, ठीक है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य इस प्रकार की सूचनाओं के माध्यम से जांच में सहायता प्रदान करना था। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी का मुख्यालय, राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, जिसकी स्थापना राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1977 to 1981 तथा गृह मंत्रालय के टास्क फोर्स 1985 की सिफारिशों के आधार पर यहाँ पे की गई थी, ठीक है जी। अब ताकि खोजकर्ताओं को अपराध एवं अपराधियों संबंधित डेटा का मिलान करने में सहायता मिल सके, और इसका गठन पुलिस कंप्यूटर एवं समन्वय निदेशालय, सीबीआई के अंतर्राज्य अपराधी डेटा शाखा, सीबीआई के केंद्रीय फिंगरप्रिंट ब्यूरो और पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो की सांख्यिकी शाखा के विलय से किया गया था। एनसीआरबी क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट के माध्यम से देश भर में अपराध संबंधी वार्षिक आंकड़े प्रस्तुत करता है और वर्ष 1953 से प्रकाशित हो रही यह रिपोर्ट देश भर में कानून व्यवस्था की स्थिति को समझने में भी बहुत हेल्पफुल है। एनसीआरबी को वर्ष 2016 में इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिटल इंडिया अवार्ड से भी सम्मानित यहाँ पे किया गया है। आपके सामने यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि 11 मार्च को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो कहीं ना कहीं यहाँ पे मनाया गया है, आपको यही ध्यान रखना है। और कौन से नंबर का? 36 नंबर का ये सेलिब्रेट हुआ है, ये पॉइंट यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, आज़ादी का अमृत महोत्सव जश्न, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में आज़ादी के अमृत महोत्सव यानी इंडिया @ 75 का उद्घाटन किया। कहाँ सेलिब्रेट हुआ है बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में अमृत महोत्सव का सेलिब्रेशन हुआ है। और अमृत महोत्सव भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने हेतु भारत सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की एक श्रृंखला है। और यह महोत्सव जन भागीदारी की भावना के साथ जन उत्सव के रूप में भी मनाया जाएगा। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में नीतियों योजनाओं को तैयार करने हेतु गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय क्रियान्वयन समिति यहाँ पे बनाई गई है। महोत्सव की शुरुआती कार्यक्रम 12 मार्च 2021 से ये प्रारंभ होंगे, ठीक है, यानी हो चुके हैं। और ये कार्यक्रम 15 अगस्त 2022 से 75 सप्ताह पूर्व आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने साबरमती आश्रम से पद यात्रा भी शुरू की। 241 मील, ये ध्यान दीजिए, 241 मील की यात्रा 25 दिन में 5 अप्रैल को समाप्त होगी। 12 मार्च 1930 को ही महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की शुरुआत की थी। अब ये पॉइंट यहाँ पे आपके लिए एग्जाम में आ सकता है। आपको लगेगा इतिहास का प्रश्न है, लेकिन कहीं ना कहीं है तो इतिहास का ही, लेकिन कहीं ना कहीं ये करंट से भी रिलेट हो रहा है, क्योंकि अमृत महोत्सव की शुरुआत यहाँ पे हुई है साबरमती आश्रम में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसके बाद जरा यहाँ पे समझ पाएँ कि यह मार्च साबरमती आश्रम से गुजरात के दांडी नामक तटीय कस्बे में पहुंचकर समाप्त होना था। और यह
पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, है ना। आप जानते हैं दांडी मार्च यात्रा के बारे में, आपने इतिहास में आप पढ़ेंगे, इसको यार नहीं पढ़ा है। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत की गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन, आपके सामने प्रश्न ये है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया गया था किस घटना के बाद? किस घटना के बाद ये वापस ले लिया गया था? ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करें। फुगाकू सुपर कंप्यूटर, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये फुगाकू सुपर कंप्यूटर है। कौन से देश का? जापान। जापान के वैज्ञानिकों ने विश्व के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू को पूरी तरह से विकसित कर लिया है और अब यह अत्याधुनिक मशीन अनुसंधान के उपयोग हेतु उपलब्ध है। यहाँ पे ज्ञात होना चाहिए कि जापानी वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान रिकिन और फुजितु ने जापान के कंप्यूटर अवसंरचना में वृद्धि करने के उद्देश्य से तकरीबन 6 वर्ष पूर्व इस सुपर कंप्यूटर पर कार्य करना शुरू कर दिया था और वैज्ञानिकों के मुताबिक फुगाकू जो है सुपर कंप्यूटर में जापान के सुपर कंप्यूटर की तुलना में 100 गुना अधिक प्रदर्शन क्षमता रख रहा है ये, और इसे मुख्य रूप से उच्च रेजोल्यूशन, लंबी अवधि और बड़े पैमाने पर सिमुलेशन को लागू करने हेतु यहाँ पे विकसित किया गया है। सुपर कंप्यूटर जो है ये जापान के द्वारा जो विकसित किया गया है उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग यानी HPC का भौतिक मूर्त रूप है जो संगठनों को उन समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाता है जिन्हें सामान्य कंप्यूटर द्वारा हल किया जाना असंभव है। विश्व स्तर पर अधिकतम सुपर कंप्यूटरों के साथ चीन दुनिया में शीर्ष स्थान पर है ना। और चीन के बाद अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों का नंबर यहाँ पे आ जाता है। अभी आपको यही ध्यान रखना है कि विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर अब ये बनेगा कौन है? फुगाकू सुपर कंप्यूटर, और किस देश का है? जापान का। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं, आइवरी कोस्ट, इसके बारे में जरा जाने। आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री हामिद बाकायोका का जर्मनी के एक अस्पताल में निधन हो गया है ना। आइवरी कोस्ट पूर्व मीडिया कार्यकारी बाकायोका ने सदी के पहले दशक के दौरान आइवरी कोस्ट के गृह युद्ध में मुख्य मध्यस्थ की भूमिका यहाँ पे निभाई थी इन्होंने। और आइवरी कोस्ट अथवा कोट डी आइवर पश्चिमी अफ्रीका के तट पर स्थित एक देश है और 1960 में फ्रांस से आज़ादी के प्राप्त करने के बाद मुख्यतः कॉफ़ी का उत्पादन है ना और निर्यात के कारण आइवरी कोस्ट यानी कोट डी आइवर को पश्चिमी अफ्रीका में सबसे समृद्ध देशों में से एक माना जाता है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उनका भी हाल ही में निधन हो गया, ये पॉइंट आपको यहाँ ध्यान रखना है। और कोटे डी आइवर उत्तर में माली, बुर्किना फासो, पूर्व में घाना और दक्षिण में गिनी की खाड़ी, दक्षिण पश्चिम में लाइबेरिया और उत्तर पश्चिम में गिनी के साथ अपनी सीमा को ये साझा करता है। तो आपके लिए ज्योग्राफी का एक प्रश्न यहाँ पे तैयार हो जाता है कि ये किन किन से ये अपनी सीमा को साझा कर रहा है। उसके बाद यहाँ की आधिकारिक भाषा की बात की जाए तो फ्रेंच है। हालांकि यहाँ अफ्रीका की लगभग सभी भाषाएं यहाँ पे बोली जाने वाली लोग यहाँ पे पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो है फ्रेंच। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करें। वर्ल्ड किडनी डे मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। यहाँ पे डेट याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं होगा आप लोगों के लिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि ये मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। तो इस बार दूसरा गुरुवार पड़ा है 11 मार्च को, ठीक है जी। वर्ल्ड किडनी डे, दुनिया भर में विश्व किडनी दिवस मनाया गया 11 मार्च को, और यह दिवस प्रतिवर्ष मार्च महीने के दूसरे गुरुवार को ये मनाया जाता है, इसलिए 11 मार्च को ये मनाया गया। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनिया में लगातार बढ़ रही किडनी की बीमारियों के मामले को रोकना है। इसलिए विश्व में किडनी दिवस पर कई प्रकार की जागरूकता अभियान का भी आगाज यहाँ पे किया गया, जिसमें लोगों और दूर दराज के क्षेत्रों में रह रहे लोगों को किडनी की बीमारी में जागरूक यहाँ पे किया जाता है। अब इस दिवस की अगर शुरुआत की बात करें तो साल 2006 से इसकी शुरुआत की गई, ये वर्ष यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और इसे इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ किडनी फाउंडेशन ने मिलकर 66 देशों में शुरू किया था। इस बार वर्ल्ड किडनी डे की थीम ये आपके लिए अब इम्पोर्टेंट हो जाती है, किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर, लिविंग वेल विद किडनीज डिजीज, यानी किडनी रोग के साथ अच्छी तरह से रहना है, बेहतर सेहत के लिए गुर्दे
गुर्दे का सही रहना जरूरी है। ये इस बार की बहुत बड़ी थीम आप देख पा रहे होंगे और आपके एग्जाम में ये देखने को मिल सकती है। शब्दों का हेर फेर किया जाएगा बच्चों, रहेगी तो थीम वही है ना। अब इसके लिए अच्छी डाइट काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी खान पान आपको बहुत अच्छा करना है अगर किडनी की समस्या से बचना है। इससे कई बार रोग जो है किडनी हेल्थ को नज़रअंदाज करने से बढ़ते हैं, क्योंकि हम अपने खान पान पर खास ध्यान नहीं दे पाते। आपको खाने पीने पे, अपनी डाइट पे अच्छा ध्यान देना है, प्रयास करें वर्कआउट वगैरह करते रहें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करें। मिताली राज बनी 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली भारत की पहली भारतीय महिला क्रिकेटर। प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मिताली राज। ठीक है जी, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी मिताली राज 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं। और इससे पहले वुमेन्स क्रिकेट में इंग्लैंड की पूर्व शॉर्टेल एडवर्ड्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 10,000 रन पूरे किए थे। शॉर्टेल ने 13 शतक और 67 अर्धशतक की मदद से 10,273 रन बनाए थे। अब मिताली राज के बारे में आपको जानना इंपॉर्टेंट रहेगा। मिताली राज ने अपने करियर में 10 टेस्ट मैच, जिसमें उन्होंने 51 की औसत से रन बनाए हैं, 663 रन, जिसमें से 1 शतक, 4 अर्धशतक हैं। T20 क्रिकेट में मिताली राज ने 89 मैच खेले हैं, जिसमें 37.52 की औसत से इतने रन बनाए हैं, 17 अर्धशतक। ये आप इतना आंकड़े नहीं याद रखेंगे, आपको मेजर पॉइंट है आप यही याद रखिएगा, है ना, कि अभी हाल ही में कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंतर्राष्ट्रीय 10,000 रन पूरे किए हैं। मिताली राज। क्लियर है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आप ये याद रख सकते हैं कि मिताली राज ने टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू अपना कब किया था, 2002 में, तथा और वनडे में मिताली राज ने पहला मैच 1999 में खेला था, जबकि T20 में पहला डेब्यू किया उन्होंने 2006। ठीक है जी, तो यहाँ से आप ये आंकड़े ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करें। डॉक्टर जीपी सामंत भारत के नए मुख्य सांख्यिकी नियुक्त किए गए हैं। ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना, ये रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020, ये अब आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है जी, भारत को मिला है 105वां स्थान, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जारी वर्ष 2020 में 20 की ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत को 26 स्थान खिसक कर 105वें स्थान पर ही आ गया है। और इस ताज़ा सूची में हांगकांग और सिंगापुर प्रथम व दूसरे स्थान पे हैं। तो प्रथम स्थान पे कौन है, हांगकांग, और द्वितीय स्थान पे कौन है, दूसरे स्थान पे दूसरी नंबर जो है वो है सिंगापुर का। ठीक है जी, यहाँ पे ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक वर्ष में सरकार के आकार, न्यायिक प्रणाली, संपत्ति के अधिकार, वैश्विक स्तर पर व्यापार की स्वतंत्रता, वित्त, श्रम, व्यवसाय के विनियमन जैसी कसौटियों पर भी भारत की स्थिति थोड़ी गड़बड़ हुई है, थोड़ी खराब हुई है। 10 अंक के पैमाने पर सरकार के आकार के मामले में भारत को एक साल में 8.22 के मुकाबले 7.166 अंक मिले हैं यहाँ पे, और कानूनी प्रणाली के मामले में 5.17 की जगह 5.06 मिले हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतंत्रता के मामले की अगर बात की जाए तो 6.08 की जगह 5.71, और वित्त, श्रम तथा व्यवसाय के विनियमन के मामले में बात की जाए तो 6.63 की जगह 6.53। ये आंकड़े हैं, ये बहुत कम परीक्षा में देखने को मिलते हैं, आप इनको एक नज़र जरूर देखे रहें। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि भारत को कौन सा स्थान मिला है ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में, 105वां। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020, ये आपके लिए परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है। कोनेरू हम्पी ने जीता है ये पुरस्कार। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन कोनेरू हम्पी ने वर्ष 2020 के लिए BBC इंडियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार यहाँ पे जीता है। आपके सामने ये प्रश्न देखिए, बहुत सिंपल सा प्रश्न ये बन सकता है कि कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है, तो शतरंज से है, ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट तो ये। कौन सा अवार्ड जीता है BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020, यही है कोनेरू सिंह, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, कोनेरू हम्पी, है ना। और इसके अलावा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अनुभवी एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज को ये गया है। अंग्रेजी क्रिकेट स्टार बेन स्टोक्स को 19 वर्षीय भारतीय शूटर
मनु भाकर को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द अवार्ड की श्रेणी में विजेता के रूप में यहाँ पे घोषित किया गया है। ठीक है। कोनेरू हम्पी जी के बारे में अगर बात करें तो हम्पी वर्ष 2002 में 15 साल की उम्र में सबसे कम उम्र की ग्रैंड मास्टर ये बनी थी। ग्रैंड मास्टर बच्चों शतरंज के खेल में जो अवार्ड जीते जाते हैं, यानी ग्रैंड मास्टर भी एक खिताब रहता है जो शतरंज के खेल में दिया जाता है। 2003 में अर्जुन पुरस्कार से इनको, 2007 में पद्मश्री पुरस्कार से इनको भी नवाजा गया है। कोनेरू हम्पी एक भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं जो महिलाओं की विश्व रैपिड चैंपियन भी रही हैं। वर्ष 2002 में 15 साल 1 महीने 27 दिन की उम्र में ग्रैंड मास्टर का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला ये बन गई हैं, जिसने जुडिथ गोर के पिछले रिकॉर्ड को 3 महीने से हरा दिया है। भारत की सबसे कम उम्र की महिला जिन्होंने ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता वो है कोनेरू हम्पी। यहाँ पे ग्रैंड मास्टर एक खिताब आ रहा है जो कि शतरंज से संबंधित है। आप कमेंट करके बताइएगा कि ग्रैंड स्लैम खिताब किस खेल से संबंधित है, किस खेल से संबंधित है, ये बताना है आप लोगों को कि ग्रैंड स्लैम खिताब ये किस खेल से संबंधित है, किस खेल में इसका उपयोग होता है। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं। तीरथ सिंह रावत बने उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री, ये पॉइंट भी रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं। राजस्थान के पूर्व राज्यपाल अंशुमान सिंह जी का निधन हो गया है। ये राजस्थान के पूर्व राज्यपाल हैं अंशुमान सिंह, है ना। राजस्थान के पूर्व राज्यपाल अंशुमान सिंह 86 यानी 86 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। और न्यायमूर्ति श्री सिंह राजस्थान और गुजरात के राज्यपाल भी रह चुके हैं। प्रयागराज हाईकोर्ट में 28 साल तक अधिवक्ता रहे और वर्ष 1984 में प्रयागराज हाईकोर्ट के न्यायाधीश भी बने। बाद में राजस्थान उच्च न्यायालय में ये मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं, है ना। और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। आपको यही ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में राजस्थान के पूर्व राज्यपाल जिनका निधन हुआ उनका क्या नाम है, अंशुमान सिंह। ये इनका फोटो है, आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। भारतीय मूल की नौरीन हसन बनी न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक की मुख्य परिचालन अधिकारी और उपाध्यक्ष। यही है नौरीन हसन, आप देख पा रहे हैं नौरीन हसन। ठीक है। वित्तीय बाजार के अनुभवी भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक नौरीन हसन को न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक का प्रथम उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी COO बनाया गया है और इनका कार्यकाल 15 मार्च 2021 से ये प्रारंभ होगा और वह न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व में दूसरे नंबर के अधिकारी होंगी। वह अपने बैंक की ओर से फेडरल रिजर्व के खुले बाजार की गतिविधियों का निर्धारण करने वाली समिति में वोट देने वाली वैकल्पिक सदस्य की भूमिका भी यहाँ पे निभाएंगी। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि भारतीय मूल की हैं नौरीन हसन और ये फेडरल रिजर्व बैंक की मुख्य परिचालन अधिकारी और उपाध्यक्ष यहाँ पे बनाई गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करें। नौरीन हसन के बारे में अगर आप जानना चाहें तो नौरीन हसन लीडरशिप बैकग्राउंड से हैं। इन्होंने कई टीमों का नेतृत्व किया है, इनके पास वित्तीय अनुभव भी है और नौरीन हसन ने पहले वित्तीय सेवा उद्योग में विभिन्न भूमिका यहाँ पर निभाई है जो मुख्य रूप से डिजिटल व्यावसायिक प्रक्रिया परिवर्तन पर भी केंद्रित हैं और पिछले 4 वर्षों से वह मॉर्गन स्टैनले में धन प्रबंधन की मुख्य डिजिटल अधिकारी भी रही हैं। और हसन के माता पिता भारत के केरल राज्य के रहने वाले हैं और अमेरिका में प्रवासी भारतीय के रूप में भी रह रहे हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करें। हैदराबाद में खुला भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क। जितने भी बच्चों भारत की पहली महिला, भारत के पहले व्यक्ति, यानी ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी। तो हैदराबाद में खुला है भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क। यहाँ एक पुलिस स्टेशन में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग अलग से एक हेल्प डेस्क की नियुक्ति की गई है। पाठकों को बता दें कि डेस्क का प्रबंधन एक पुलिस संपर्क अधिकारी, एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति के द्वारा यहाँ पे किया जाएगा, जिसे सामुदायिक समन्वयक के रूप में नामित किया गया है। और यह डेस्क हिंसा या भेदभाव से संबंधित मामलों में केस दर्ज करने के लिए सहायता प्रदान करेगी और अन्य सेवाओं के अलावा डेस्क जो है महिला और बाल कल्याण विभाग, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के साथ साझेदारी में कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी परामर्श हो, कानूनी सहायता हो, जीवन कौशल हो, सॉफ्ट कौशल प्रशिक्षण हो, नौकरी प्लेसमेंट और रेफरल लिंक भी प्रदान करेगी। ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये फोटो है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क
हाल ही में किस राज्य में खोला गया है? हैदराबाद में। क्लियर है? यहाँ पे हैदराबाद जो कि तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हो रहा है 2 जून 2014 को। ये डेट भी याद रखिएगा। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। कब अलग हुआ जी? 2 जून 2014। ये डेट आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, प्रसिद्ध कन्नड़ कवि NS लक्ष्मी नारायण भट्ट, इनका निधन हुआ है। ये कन्नड़ कवि हैं, ये ध्यान रखिएगा, NS लक्ष्मी नारायण भट्ट। मशहूर कन्नड़ कवि, आलोचक एवं अनुवादक NS लक्ष्मी नारायण भट्ट का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया और कन्नड़ साहित्य की दुनिया में NSL के नाम से लोकप्रिय भट्ट का जन्म 1936 में शिवमोगा जिले में हुआ था। NSL नाम से लोकप्रिय है। ठीक है जी। 2019 के परीक्षा में पीसीएस परीक्षा में पूछा गया था डींग एक्सप्रेस कौन है डींग एक्सप्रेस? तो ये है हिमा दास के नाम से, यानी इनका निक नेम कह सकते हैं, इस नाम से प्रचलित रही। ये प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया गया। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि NSL के नाम से कौन लोकप्रिय है? तो NSL यानी NS लक्ष्मी नारायण, यानी ये कौन है? ये कन्नड़ कवि है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। उसके बाद भट्ट जो है अपने भावगीतों के जरिए घर घर लोकप्रिय भी रहे और उन्हें आधुनिक कन्नड़ काव्य में योगदान, आलोचनात्मक कृतियों और अनुवाद के लिए भी यहाँ पे जाना जाता है। उन्होंने विलियम शेक्सपियर, T.S. एलियट और कवि ईटस की रचनाओं का कन्नड़ में अनुवाद किया और कर्नाटक साहित्य अकादमी पुरस्कार और कन्नड़ राज्योत्सव पुरस्कार समेत अन्य कई पुरस्कारों के साथ भी इनको लोकप्रिय यहाँ पे बनाया गया। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बेंगलुरु विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी रहे हैं और संत कवि शिशुनाला शरीफ की कृतियों को लोकप्रिय भी जाने जाते हैं। ठीक है जी। NS लक्ष्मी नारायण कन्नड़ कवि। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में बेंगलुरु को यहाँ पे पहला स्थान मिल गया है। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे इस संदर्भ में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, रूस और चीन ने किए चंद्र अनुसंधान स्टेशन के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर। चंद्रमा की फोटो आप देख पा रहे होंगे, रूस और चीन के मध्य हुआ है, ध्यान रखेंगे, है ना। इन दोनों राष्ट्रों के बीच इस समझौते ज्ञापन पर एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित बैठक के दौरान चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन के प्रमुख जोंग केजियान और रोस्कोमेस के प्रमुख दिमित्री रोगोजिन ने हस्ताक्षर किए हैं। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी ने आगे यह भी बताया कि बीजिंग मॉस्को स्टेशन की स्थापना के लिए एक रोड मैप तैयार करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय चंद्र विज्ञान स्टेशन अनुसंधान और प्रयोगात्मक सुविधाओं का एक परिसर होगा जो चंद्रमा की सतह पर या फिर इसकी कक्षा में बनाया जाएगा। इस परिसर में बहुउद्देशीय और बहुविषयक अनुसंधान कार्य के लिए निर्मित ये किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, फ्रांस ने किया अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास करने वाला देश फ्रांस, यानी फ्रांस क्यों कर रहा है अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास, जरा इसके बारे में जानें कि विश्व शक्तियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच फ्रांस ने पृथ्वी की कक्षा में अपने उपग्रहों के साथ साथ अन्य रक्षा उपकरणों पर हमला करने की क्षमता का प्रशिक्षण करने के लिए अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। फ्रांस ने नवनिर्मित स्पेस कमांड के प्रमुख मिशेल फ्राइडलिंग ने इस अंतरिक्ष अभ्यास को सिस्टम का एक तनाव प्रशिक्षण बताया है और इस अभ्यास के समय फ्रांसीसी सेना काफ़ी अंतरिक्ष बल के साथ एक खतरनाक अंतरिक्ष वस्तु की निगरानी करने के साथ ही किसी भी अन्य विदेशी शक्ति से अपने स्वयं के उपग्रह को सुरक्षित रखने का प्रयास करेगी। और फ्राइडलिंग के अनुसार इन घटनाओं की एक श्रृंखला भी दिखाई देती है। ठीक है, तो आज के सेशन में बच्चों इतना ही, और नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से मुलाकात होगी जो भी हम लोग वीकली करंट अफेयर के ऊपर बात करेंगे। आपने देखा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस के ऊपर हम लोगों ने बात करी। जो बच्चे फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन होगा, बेल आइकन को जरूर ओके कर लीजिएगा, है ना। बेल आइकन को जरूर टिक कर दीजिएगा और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में ताकि वो भी यहाँ पे ज्वाइन हो पाएँ। परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से करंट अफेयर की ये सीरीज़ तो आप लोगों के लिए शुरू की ही गई है, साथ के साथ लक्ष्य 2021 की जो सीरीज़ आप लोगों के लिए लाई जा रही है वो भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप लोग फॉलो करते हुए चलें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। कोई भी समस्या हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।